मूवी शुरू होती है और हम एक हाईटेक दुनिया को देखते हैं जहां टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। खैर हमें आगे 5 निंजास को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो उड़ते हुए एक लैब में एंटर हो जाते हैं। लैब के अंदर पहुंचते ही वो निंजास डॉक्टर को बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ तभी सिक्योरिटी वाले सोल्जर्स आ जाते हैं और उल्टा उन्हीं को मार देते हैं। वो सभी सोचने लगते हैं कि ये निंजास यहाँ कर क्या रहे थे। ये देखकर एक साइंटिस्ट उन्हें बताने लगता है कि असल में ये सभी यहाँ के ब्लड सैंपल्स में एक वायरस फैलाने आए थे। अब इसी बीच उनमें से एक साइंटिस्ट उन निंजास को टच कर लेता है और ये देखकर बाकियों को लगता है कि अब ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसके बाद वो उसे भी शूट करके वही मार देता है। अगले सीन में हमें मूवी का फ्लैशबैक के बारे में पता चलता है, जहां अमेरिका ने सुपर सोल्जर बनाने के चक्कर में एक अनजान वायरस को जन्म दे दिया था, जिससे इन्फेक्टेड होकर लोगों को HGV नाम की बीमारी होने लगी है और इस बीमारी से लोगों के दांत वेम्पायर जैसे दिखने लगी है। इनके अंदर इंसानों से ज्यादा ताकत और स्मार्टनेस आ गई है। साथ ही इन इन्फेक्टेड लोगों को होमोपेजिस का नाम दिया गया, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था, जिससे कि उनकी लाइफ नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी कम हो जाती है। खैर सरकार होमोपेजिस को पहचानने के लिए उनके हाथों पर बैंड लगाना शुरू कर देती है। साथ ही सरकार ने उन्हें जगह जगह बंद करके मारने की कोशिश की ताकि ये वायरस और लोगों में ना फैले, लेकिन उनमें से कुछ बच गए और खुद को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। इसी बीच हमें एक लड़की वॉयलेट की स्टोरी बताई जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश थी, लेकिन तभी उसके पास सोल्जर आ जाते हैं और उसके हस्बैंड को इन्फेक्टेड समझकर ले जाते हैं। पर कुछ टाइम के बाद उसे भी ये बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को खो देती है। इन सब का जिम्मेवार वो सरकार को मानती है, जिसके बाद उसने भी कुछ होमोपेजिस के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में इमरजेंसी लगा दी गई है, जिस वजह से दुनिया में एक सरकार बनाई जाती है जिसने यूनो और हु को बंद कर दिया था। इसी बीच हमें एक फैसिलिटी कंपनी को दिखाया जाता है जिसका काम होता है सभी होमोपेजिस को ठिकाने लगाना। यह कंपनी का लीडर डक्सस अपने साथियों को बताता है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा वेपन बना लिया है जिसका यूज करके वो आसानी से होमोपेजिस को मार पाएंगे। साथ ही वो बताता है कि इस वेपन को लाने के लिए उसने एक लड़की को हायर कर लिया है और वो कुछ ही टाइम में वेपन लेकर यहाँ आ जाएगी। दूसरी तरफ उसी लड़की XPD-154 को हम देखते हैं, जो कि उसका कोड नाम था। वो अपने मिशन के लिए लैब में आई थी, लेकिन यहाँ आते ही गेट पर सिक्योरिटी वाले उसे रोक लेते हैं और उसकी प्राइमरी जांच करने लगते हैं कि कहीं वो एक होमोपेज तो नहीं। अब जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाती है, फिर से डॉक्टर उसकी जांच करने को कहते हैं और उसे एक चेयर पर बिठा देते हैं। यहाँ उसके ब्लड DNA से लेकर आंख, मुंह, नाक, फुल बॉडी को चेक किया जाता है, लेकिन अभी भी एक स्टेज बचा हुआ था जिसमें उसे निग्ड होकर आगे बढ़ते रहना होगा ताकि मशीन उसे पूरी तरह से स्कैन कर सके। अब इसके बाद जब वो टेस्ट में पास हो जाती है तो डॉक्टर उसे मिशन बताने लगते हैं कि उसे एक ब्रीफकेस दिया जाएगा जो कि उसे कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंचाना है, लेकिन इसी बीच वो उसे खोलकर नहीं दे सकती। वो उसके लिए मान जाती है और ब्रीफकेस लेके जाने लगती है, लेकिन तभी लैब के गेट पर असली XPD-154 आ जाती है और हमें पता चलता है कि ब्रीफकेस ले जाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वॉयलेट थी। अब दो XPD-154 को देखकर लैब का अलार्म बजने लगता है और वहाँ सोल्जर्स मिलकर वॉयलेट पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी से फाइट करती है और उन सभी को मार देती है। इसके बाद और भी सोल्जर्स उसे लड़ने आते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, वो उन्हें भी मार देती है। अब कंट्रोल रूम से ये सब देखकर सभी काफी हैरान होते हैं कि एक होमोपेज आखिर ये टेस्ट कैसे पास कर सकता है। इधर वॉयलेट अपने मुंह से एक डिवाइस निकालती है और हमें पता चलता है कि इसी डिवाइस की मदद से उसने सारे टेस्ट पास किए। अब यहाँ और भी सोल्जर्स उसे मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो खुद के अंदर एक सीरम इंजेक्ट कर लेती है जिसकी मदद से वो दीवारों पर भी चलने लगती है। इसके बाद वो गन की फायरिंग करते हुए सभी सोल्जर्स को मारने लगती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर उसकी पहचान कर लेते हैं कि वो वॉयलेट है। वो उससे पूछने लगते हैं कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो सभी लोग उसके दुश्मन हैं, जिन्होंने उसका सब कुछ उससे छीन लिया। यानी एक तरह से वो कंपनी को ही अपना दुश्मन मानती थी। अब वो ब्रीफकेस को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन टेरिस पर आकर उसे फिर से काफी सारे सोल्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उन सभी को मारकर अपने बाइक के पास आ जाती है। इसके बाद वो बाइक को लेकर जाने लगती है, लेकिन कंपनी के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसका हेलीकॉप्टर के जरिए पीछा करने लगते हैं। अपने पीछे हेलीकॉप्टर को लगा देख
वॉयलेट अपनी बाइक की स्पीड मोड स्टार्ट कर देती है और जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स पर चलने लगती है और वो हेलीकॉप्टर की एक तरफ जंप करती है और शूट करके उसे ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद वो अपनी टीम मेंबर नरवा से बात करती है और कहती है कि ब्रीफकेस लेकर वो आ गई है। अब आगे वो अपनी टीम के पास पहुंचने से पहले इस ब्रीफकेस में देखना चाहती थी कि आखिर इसमें क्या चीज है। वो जैसे ही उसे ओपन करती है उसमें एक 9 साल का बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें कोई खतरनाक वेपन होगा। इसके बाद वो नरवा के पास जाती है और कहने लगती है कि इसमें तो केवल एक बच्चा है, ये किस तरह से होमोपेज को मार सकता है। जिस पर वो बताता है कि इस बच्चे के ब्लड टिश्यूज इतने खतरनाक हैं, अगर उन्हें एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो सारे होमोपेजेस मर सकते हैं। अब नरवा उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वॉयलेट ये सब करने से उसे मना कर देती है क्योंकि वो केवल एक बच्चा था। अब उसकी बातें सुनकर नरवा उसको कहता है कि उसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब वो यहाँ से जा सकती है। अब उसके जाने के बाद जैसे ही नरवा बच्चे को शूट करता है तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा केवल एक प्रोजेक्शन था। असल में वॉयलेट ने पहले ही बच्चे को निकाल कर एक जगह छिपा दिया था क्योंकि वो जानती थी कि नरवा उसे मार देगा। वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी नरवा अपने कुछ आदमियों को टेरेस पर भेज देती है जो कि वॉयलेट को पकड़ने के लिए आते हैं और बच्चे को मांगने लगते हैं। इसके बाद वॉयलेट उन सभी से लड़ती है और बड़ी आसानी से अपनी कॉम्बैट स्किल से सभी को मार देती है। इसी बीच वो देखती है कि वो बच्चा टेरेस की रेलिंग पर खड़ा है। वो उसे नीचे उतारती है और डांटने लगती है कि वो क्या कर रहा था। वॉयलेट जानती थी कि नरवा उसका पीछा कर रहा होगा, जिसके बाद वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उनका पीछा करते हुए डेक्सस के सोल्जर भी यहाँ आ जाते हैं और वॉयलेट उनसे बचती हुई कार में आकर बैठ जाती है और वो उसे देखने लगते हैं और कार पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी डेक्सस आ जाता है और उसे फायरिंग करने से मना कर देता है। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि बिल्डिंग में जितने भी होमोपेजेस हैं उन्हें मार दो। इसके बाद वो वॉयलेट से कहता है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो ये भी बताता है कि ये उसी का बेटा है। अब ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो बोलती है कि वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है। आगे वो बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड वाली मेट्रो में आ जाती है और बच्चे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ वॉयलेट बताती है कि तुम्हारे खून में ऐसी कोई चीज है जिससे वो बच सकती है क्योंकि होमोपेज बनने की वजह से उसकी लाइफ छोटी हो गई है। अगले सीन में वो एक स्टेशन पर उतर जाती है और अपने फ्रेंड गर्थ से हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन उससे खुद नरवा पूछताछ कर रहा था जिस वजह से वो हेल्प करने से मना कर देता है। इसी बीच वो देखती है कि स्टेशन पर भी डेक्सस के आदमी खड़े हैं। जिसके बाद यहाँ वॉयलेट उस बच्चे से उसका नाम पूछती है जिस पर वो अपना नाम 6 बताता है। तभी वॉयलेट उसका खून निकालने को कहती है लेकिन वो बच्चा उसे कहता है कि इस जगह काफी सिक्योरिटी है और हम दोनों यहाँ मर सकते हैं। जिसके बाद वो उसे लेकर गर्थ की लैब में आ जाती है। अब गर्थ 6 को देखकर उसके खून की जांच करने को कहता है और साथ ही 6 भी अपना हाथ आगे दे देता है जिससे कि हमें समझ आता है कि वो खुद भी अपने बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ डेक्सस नरवा और उसके साथियों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें बिल्डिंग से बाहर भागने नहीं देता। वो उन्हें पकड़कर खुद को मारने का ऑफर करता है। अब जैसे ही नरवा के 3 साथी उसे मारने की कोशिश करते हैं डेक्सस तुरंत ही अपनी गन से उन तीनों को शूट कर देता है। अब वो नरवा से कहता है कि हमें मिलकर कुछ बात करनी चाहिए। इधर 6 वॉयलेट को एक प्लेग्राउंड की फोटो दिखाता है और पूछने लगता है कि ये जगह कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब वो इस जगह पर खेलने जाया करती थी लेकिन अब उन चीजों का उसकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं है। यहाँ उनकी बातचीत से हम समझ पाते हैं कि वॉयलेट अपने हस्बैंड और बच्चे को खोकर काफी दुखी है। अगले सीन में गर्थ 6 की सॉल्व की हुई एक इक्वेशन दिखाता है जो कि उसे कुछ समझ नहीं आती लेकिन वो बताता है कि 6 के खून से कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकता है, यानी 6 होमोपेज को ठीक नहीं कर सकता है और वो किसी काम का नहीं है। जिसे सुनकर वो काफी हैरान होती है। तभी गर्थ उसे ये भी बताता है कि इसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई गई है जो 100 मीटर तक सिग्नल भेज सकता है। ये सुनकर वॉयलेट काफी उदास होती है क्योंकि 6 को वो इसी वजह से यहाँ लाई थी ताकि वो उसके खून का यूज करके खुद को ठीक कर सके। इसी बीच गर्थ उसे बताता है कि इसके खून में ऐसे एंटीजन डाले गए हैं जिससे ये 8 घंटे में मर सकता है। अब वॉयलेट डिसाइड करती है कि वो उसे डेक्सस के हवाले कर देगी जिस वजह से वो सुबह के वक्त एक पब्लिक इलाके में जाती है और 6 को वहाँ छोड़ देती है। अब उसके अंदर क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था जिससे डेक्सस के सोल्जर यहाँ आते हैं और उसे अपनी कस्टडी में लेने लगते हैं। अब ये सब होता देख वॉयलेट काफी दुखी होती है और उसे रियलाइज होता है कि वो 6 के साथ ऐसा ना होने दे, वो गलत है। जिसके बाद 6 को वो बचाने आ जाती है लेकिन जब वो उसे बचाने जाती है हम देखते हैं कि 6 ने अपनी जगह एक लड़के को खड़ा कर दिया था जिस वजह से सोल्जर्स उस लड़के को वहाँ से 6 समझ के ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वॉयलेट खुश होती है और 6 को देखने लगती है। वो एक लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा था। वॉयलेट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी नरवा के आदमी वहाँ आ जाते हैं
और उसे साथ उठाकर ले जाते हैं। अब उन लोगों का पीछा करते हुए वॉयलेट नर्वा के अड्डे पर पहुंचती है और सिक्स को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसने सिक्स को एक कुएं के ऊपर रस्सी के सहारे से लटका रखा था। वो वॉयलेट के सामने एक डील रखती है कि हमें इस बच्चे को मारना होगा, नहीं तो डक्सस हमें नहीं छोड़ेगा। इसी बीच सिक्स अपने पैर का एक जूता कुएं में फेंकता है और वॉयलेट उसे नोटिस कर लेती है कि जूता गिरने में कितना टाइम लगा। इसी बीच वो हिसाब लगाती है कि अगर नर्वा रस्सी छोड़ती है तो सिक्स को कितने टाइम में बचा पाएगी, क्योंकि उसके पास उतना ही टाइम होगा कि उन लोगों को मारकर वो उसे बचा सके। इसके बाद वो नर्वा के लोगों से लड़ने लगती है। इधर अपने हाथ से वो रस्सी छोड़ देता है जिससे सिक्स नीचे जाने लगता है। वॉयलेट जल्दी जल्दी सभी आदमियों को मारती है और आखिर में नर्वा को भी एक तलवार से अटैक करके मार देती है। अब आखिरी वक्त में वो रस्सी को पकड़ लेती है और वहां से उसे बाहर निकाल लेती है। आगे हम देखते हैं सिक्स की तबीयत खराब होने लगती है और उसे पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या डाला गया है। इस वजह से वॉयलेट उसे बचाने के लिए डक्सस से कम्युनिकेट करती है और कहती है कि वो सिक्स को बचा ले, लेकिन वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें पहले हेडक्वार्टर लाना होगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि सिक्स असल में डक्सस का ही क्लोन है और उसने केवल इसलिए उसे बनाया था ताकि वो दुनिया में अमीर लोगों को वैक्सीन के नाम पर उसे बेच सके। लेकिन वॉयलेट जानती थी कि सिक्स के अंदर कोई भी वैक्सीन एबिलिटी नहीं थी, यानी वो केवल लोगों को पागल बनाकर उसे बेचने वाला था। अब अगले सीन में वॉयलेट के पास सिक्स को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो उसके पास उसे ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम डक्सस को देखते हैं जो कि अपने 700 सोल्जर्स के साथ उसे मारने के लिए खड़ा था। इधर सिक्स उससे कहने लगता है कि वो उन लोगों को नहीं रोक सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वॉयलेट उससे काफी घुल मिल गई है, क्योंकि वो उसके अंदर अपने अनबॉर्न बेटे को देखती है और इसी वजह से वो उसकी मदद भी करती है। अब कुछ टाइम के बाद जब वॉयलेट अपनी कार लेकर हेडक्वार्टर में पहुंचती है, डक्सस के सोल्जर्स एक साथ उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन बाद में जब डक्सस वॉयलेट से बात करने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि उस कार में केवल उसकी प्रोजेक्शन रखी हुई थी, जिसे देखकर डक्सस काफी गुस्सा होता है और अब ये दूर से खड़े दोनों देख रहे होते हैं। सिक्स उसे समझाता है और कहता है कि हम इन लोगों से नहीं जीत सकते हैं, जिसके बाद वॉयलेट डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों में उसे अपनी सारी खुशी देने की कोशिश करेगी, जिस वजह से वो बच्चों वाले प्लेग्राउंड में उसे ले जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर सिक्स की हालत खराब होने लगती है और साथ ही हम देखते हैं कि वॉयलेट उसे खोते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती है, जिससे वॉयलेट को काफी सदमा होता है, क्योंकि एक तरह से उसने अपने बेटे को दोबारा से खो दिया। इसी बीच यहाँ डक्सस अपने साथियों के साथ आ जाता है और दुखी पड़ी वॉयलेट को शूट करके मार देता है। इसी के साथ वो सिक्स को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे फिर से जिंदा कर सके और अच्छे दाम पर बेच सके। अगले सीन में जब वॉयलेट की आंख खुलती है तो हम देखते हैं गर्थ ने उसे काफी घंटों की सर्जरी के बाद फिर से जिंदा कर लिया है। लेकिन वो जिंदा होकर काफी दुखी थी, क्योंकि उसने जिसे अपना बेटा माना था उसके सामने ही मारा गया। रात के वक्त भी वो उसी के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि डक्सस पैसे के लालच में उसे जरूर जिंदा करेगा, जिसके बाद वो उसे बचाने का डिसाइड करती है। इसी बीच गर्थ उसे बताता है कि सिक्स ने जो उसकी लैब में इक्वेशन सॉल्व की थी उसकी मदद से वो होमोपेजिस के लिए वैक्सीन बना सकता है, जिससे हम सब नॉर्मल हो जाएंगे। ये सुनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन उसे अभी भी सिक्स को बचाना था, जिस वजह से वो अकेले ही लैब में आ जाती है, जहाँ डॉक्टर और डक्सस मिलकर सिक्स को ठीक कर रहे थे। वो लैब में एंटर हो जाती है और सोल्जर्स को मारना शुरू कर देती है। अब उसका ऐसा करने से लैब में अलार्म बजने लगता है। दूसरी तरफ डक्सस वॉयलेट को जिंदा देखकर काफी गुस्सा होता है और अपने सारे सोल्जर्स को उसे मारने के लिए भेज देता है। इधर वॉयलेट अपनी हाईटेक गन से सोल्जर्स को मारती हुई आगे बढ़ रही थी। आगे उसे कुछ सोल्जर्स मिलते हैं जो उस पर तलवार से अटैक करते हैं, लेकिन वॉयलेट भी तलवार ले लेती है और उन सब को बुरी तरह से मार देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो काफी घायल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और कंट्रोल रूम में जाने लगती है। अब आगे जाते हुए उसे फिर से काफी सारे सोल्जर्स मिलते हैं, जिन्हें वॉयलेट काफी आसानी से मार देती है और मेन लैब में पहुंच जाती है, जहां सिक्स को रखा गया था। वॉयलेट डक्सस को बताती है कि उसने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया है और बस वो केवल अकेले ही बचा हुआ है। अब वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी डक्सस अपनी गन से उसे शूट कर देता है, लेकिन वो आसानी के साथ उसे डच कर देती है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और डक्सस जानता था कि उससे आमने सामने वो नहीं जीत पाएगा, जिस वजह से वो चीटिंग करने लगता है और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर देता है। अब अंधेरा होने की वजह से वॉयलेट को कुछ भी दिख नहीं पाता है और हमें पता चलता है कि डक्सस भी असल में एक होमोपेज है, लेकिन वो ये बात सबसे छिपा कर रखता है। खैर, अंधेरा होने की वजह से वॉयलेट उससे लड़ नहीं पाती, लेकिन अपनी पावर से तलवार पर आग लगा देती है, जिससे वो डक्सस को देख पाए। अब दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वॉयलेट उसे काफी घायल कर देती
देती है। इसके बाद वो अपनी फायर गन से उसे शूट कर देती है, जिससे वो जलकर मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिर में वॉयलेट 6 के पास जाती है और उसे उठाकर टेरिस पर ले आती है। कुछ टाइम के अंदर 6 फिर से जिंदा हो जाता है। असल में डक्सस ने उसके इलाज के वक्त उसके अंदर जो एंटीजन दिए थे उसे निकाल देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब वॉयलेट उसे जिंदा देख काफी खुश होती है और कसम खाती है कि वो दुनिया में वैक्सीन की मदद से होमोपेज को ठीक करेगी और नफरत फैलाने वाले लोगों को सजा देगी। और इसी के साथ यहाँ मूवी एंड हो जाती है।